हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने ये बुक स्टार्ट की हुई है BPCC 101, जो हमारी जनरल साइकोलॉजी एंड इंट्रोड्यूस टू साइकोलॉजी। मैं एक चीज़ बताना पहले पिछले वाली वीडियो में भूल गई थी, क्योंकि ये चीज़ मुझे बाद में पता चली है कि जो आपका ये कोड है BPCC 101, काफ़ी जगहों पे इस बुक का नाम जनरल साइकोलॉजी है और काफ़ी जगहों पे इंट्रोड्यूस टू साइकोलॉजी है। जैसे अगर आपने एडमिशन लिया है तो उस वाले जो पेपर पे जो आपका फ्रंट पेज आपको प्रिंट आउट निकलवा के आप रखते हो अपने पास, तो उसमें क्या है कि उसमें मेंशन हुआ है सब्जेक्ट का नाम इंट्रोड्यूस टू साइकोलॉजी। बट अगर आप बुक ई ज्ञान कौशल डाउनलोड करने की कोशिश करते हो, वहाँ पे आपको नाम दिखेगा जनरल साइकोलॉजी। क्योंकि मैं खुद इसमें कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट डिमांड में था, तो इसलिए किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने जिन्होंने अभी एडमिशन लिया था जुलाई में, उन्होंने ये डिमांड किया था। तो मैंने उनका जो फ्रंट पेज देखा था, मतलब जब उन्होंने अपना एडमिशन लिया तो जो प्रिंट आउट उन्होंने निकलवाया था अपने सब्जेक्ट्स का, तो उसमें नाम था इंट्रोड्यूस टू साइकोलॉजी। बट मैंने जब ई ज्ञान कोर्स से बुक डाउनलोड की तो वहाँ से मुझे पता चला जनरल साइकोलॉजी है। तो मैं उस टाइम पे तो कंफ्यूज नहीं हुई, क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट बाद में मैंने ध्यान दिया कि इन दोनों का बुक का नाम अलग है, बट जो कोड है वो सेम है। ठीक है, तो BPCC 101 अगर आप देख रहे हो तो दोनों बुक के लिए है जनरल साइकोलॉजी एंड इंट्रोड्यूस टू साइकोलॉजी। ओके, तो आज हम इसके यूनिट 6 करने वाले हैं, लर्निंग। अब लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, तो आप भी यहाँ पे जो वीडियो देखने आए हैं वो सब भी लर्न करने ही आए हैं। क्योंकि एज अ मतलब आप वर्ड्स टू वर्ड्स लर्न करने नहीं आए हैं, बट एक चीज़ हम सीखने आए हैं कि इनका मतलब क्या है, कोई वर्ड है उसका क्या मतलब है। मतलब हम जब बच्चा जब पैदा होता है वहाँ से लेके, मतलब जैसे जैसे वो चीज़ थोड़ा बड़ा होता जाता है तो वो सारी चीज़ें नई नई चीज़ें सीखता है, नए नए एक्सपीरियंस सीखता है, नई नई चीज़ें देख के बोलना सीखता है। मम्मी पापा माँ दादा दादी ये सब वर्ड्स बोलने सीखता है, वो धीरे धीरे चलना सीखता है। फिर उसमें स्कूल जाता है, स्कूल में जाके वो दुनिया से किस तरीके से कनेक्ट करेगा, वहाँ से वो और ज़्यादा अपनी नॉलेज लेता है। फिर ऐसे ही चलते 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 ऐसे ही प्रोसेस चलता ही रहता है। तो लर्निंग का प्रोसेस हमारा कभी ख़त्म ही नहीं होता है, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब जैसे हम बूढ़े हो जाएंगे तो वहाँ पे हमें भी उस टाइम पे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम का टाइम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पे हम कोई नई चीज़ें सीखेंगे। जैसे आज के टाइम पे क्या है कि हमें टेक्निकल चीज़ें हम बहुत जल्दी सीख रहे हैं, पर जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने तो कभी टेक्निकल चीज़ें सीखी नहीं है, उनके टाइम पे तो वो थी नहीं, तो वो अभी सीख रहे हैं। जो काफ़ी लोग जॉब भी कर रहे होते हैं, काफ़ी ऐसे जो जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पे उनको टेक्निकल चीज़ें इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होती है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही ये चीज़ें बढ़ती चलती है, मतलब लर्निंग का प्रोसेस हमारा चलता ही रहता है। तो इस वाले चैप्टर में क्या है ना कि हमारे 5 टॉपिक, फर्स्ट इंट्रो, सेकंड नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग, थर्ड है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, फोर्थ है स्ट्रेटजीज इन लर्निंग, फिर है हमारा लास्ट लर्निंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। ओके, ये जो लास्ट वाला है वो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ना। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि आजकल सब टीचर्स और ट्यूशन्स वगैरह को छोड़ के आजकल फ़ोन से, लैपटॉप से, वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन इतना ज़्यादा वो है कि सब फ़ोन से ही चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये वाला भी हम किस तरीके से सीख रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में आके, तो ये वाला टॉपिक भी आपका इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रो में ऐसा कुछ दिया नहीं था तो मैंने इसलिए उसको स्किप किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग। अब जो लर्निंग है ना, अब इसका क्या है कि ये किस तरीके से आपके बिहेवियर को चेंज करता है। अगर आप अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब कोई चीज़ आपका ये जो बिहेवियर चेंज हुआ वो लर्निंग के उसमें जाएगा नहीं जाएगा। तो इसी के बेसिस पे ना 3 एक्सेप्ट्स निकाले गए हैं। सबसे पहला है कि सबसे चीज़ ये है कि अगर आप टेम्परली आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम उसको लर्निंग के अंदर काउंट करेंगे। जैसे अगर आप सुबह मॉर्निंग
कि रूटीन पे जल्दी उठ रहे हो, तो वो थोड़े दिन उठ रहे हो क्योंकि आपको कुछ अर्जेंट काम है, तो हम वो काउंट नहीं कर सकते हो कि आप डेली सुबह जल्दी उठने का जो रूटीन होता है, जो एक टाइम होता है उस पे उठना चाहिए, वो हम सीख रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं, वो आपका काम है, इस वजह से आप जल्दी उठ रहे हो। तो अगर आपका कोई भी टेम्परली चेंज होता है आपके बिहेवियर में, तो उसे हम लर्निंग के अंदर उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। और परमानेंट चेंज अगर हो रहा है, जैसे कि आपकी मेच्योर्स की वजह से या फिर ऐसे ही कुछ है, तो वो भी आपका लर्निंग के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके। और एक्सपीरियंस का भी ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो है, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस अगर आप कर रहे हो किसी चीज़ को, तो अगर जैसे आप एक लर्निंग का क्या होता है ना कि हमें ना चीज़ें डायरेक्ट देख के हम सीखने की कोशिश करते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसे होती हैं हम ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं, और कुछ होता है कि हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड देन वहाँ से हम वो चीज़ सीख रहे हैं, तो वहाँ से हम लर्न कर रहे हैं। तो ये है कि यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है एक्सपीरियंस का कि एक्सपीरियंस डज़ नॉट मीन आवर ओन एक्सपीरियंस ओनली। सिर्फ आपके जो खुद के जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आपने लर्न किया है। लर्निंग का क्या है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना, जैसे कि ऑब्ज़र्व करना, पार्टिसिपेट करना। जिस चीज़ को ज़्यादातर क्या होता है कि हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं। अब जैसे एक बच्चा है, अगर वो हमें देखते हैं ना, हमें जब वो देखता है तो वो हमसे जो हम बोल रहे हैं ना वो बोलने की कोशिश करता है, तो मतलब वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, वो डायरेक्ट ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को वहाँ से बोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम एक कहावत होती है ना जो हम बोलते हैं और सुनते भी हैं कि बच्चा वही बोलता और करता है जो वो सीखता है। तो वो ऑब्ज़र्विंग करता है, जो कि छोटे बच्चे होते हैं वो ऑब्ज़र्व करके चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल फिट हो रही है कि आप जो करते हो वही वो सीखता है। तो यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा था टाइप्स ऑफ लर्निंग। मोटर लर्निंग का क्या है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे कि वॉक करना, रनिंग करना, ड्राइव करना, ये सारे हमारे लर्निंग हो गए। वर्बल लर्निंग का भी हो गया कि वर्ड, साउंड, पिक्चर्स, इन सब से हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी स्किल होती है कि हम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वर्ड्स के, साउंड से या फिर पिक्चर्स के अकॉर्डिंग। फिर आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब कॉन्सेप्ट लर्निंग का क्या है कि हम लर्न करते हैं किसी चीज़ को, उसको क्लासिफाई करने के लिए, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे उन सारे बेसिस के ऊपर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं एंड देन उसके बाद हम उस चीज़ को लर्न करते हैं कि वो किस तरीके से हुआ है, उसके फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम उस कॉन्सेप्ट को लर्न करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, आप इसके सारे जो सब पॉइंट्स होंगे, इसके फीचर्स होंगे, इसके टाइप्स होंगे, और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ने के बाद ही तो लर्न करोगे ना, उसको पूरा सारे क्लासिफाई करने के बाद, समझने के बाद आप वो चीज़ें लर्न कर रहे हो। ओके। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अब ये हमारी एबिलिटी होती है कि हम किसी चीज़ को ना डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्या होता है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है कि हमारा जो बेसिस होता है ना, वो ये होता है कि हमारे जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, उसके बेसिस पे हम सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को, और फिर नई चीज़ को सेट करके हम उस चीज़ को लर्न करते हैं। ओके। फिर आता है हमारे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अब इसमें सबसे पहले जो हमारी थ्योरी आती है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें हमारे लर्निंग बाय एसोसिएशन। अब इसमें क्या है ना कि ये एक मेथड हो, मतलब एक ये एक्सपेरिमेंट हुआ था क्लासिकल कंडीशनिंग का। इसमें क्या था कि इसमें बेसिकली एक चीज़ है ना, लर्न मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया था कि किस तरीके से एक चीज़ पे रिएक्ट होता है और दूसरी चीज़ पे रिएक्ट नहीं होता है, और किस चीज़ पे वो लर्न बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो चीज़ों को लर्न करते हैं।
मतलब होता है ना कि हम क्या करते हैं ना, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें ना डायरेक्टली फर्स्ट चीज़ हम अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ से हम नहीं सीख पाते हैं, फिर हम सेकंड अटेम्प्ट करते हैं, फिर हम थर्ड अटेम्प्ट करते हैं, फिर हम फोर्थ अटेम्प्ट करते हैं, फिर फाइव, लास्ट एक ऐसा अटेम्प्ट आता है जिसमें हम फाइनली वो चीज़ हम सीख जाते हैं या फिर हम उस पज़ल को सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती है, यूसीएस और सीएस। अब यूसीएस का क्या है कि वो जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो वो अनकंडीशनली और नेचुरली होता है। और कंडीशनल स्टिमुलस में क्या होता है ना कि उसका रिजल्ट आता है कि वो कैपेबल नहीं हो पाता है किसी भी मतलब अगर कोई आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो कैपेबल नहीं हो पाता है उस रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, ये और इसमें दो, ये तो स्टिमुलस का हो गया, इसमें रिस्पॉन्स का भी इंक्लूड है। अब रिस्पॉन्स का क्या है कि वी डू नॉट नीड एनी प्रीवियस लर्निंग विच एक्वायर ऑटोमेटिकली विदाउट एनी कंडीशन। अब रिस्पॉन्स का क्या है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि प्रीवियस लर्निंग के बेसिस पे आप उस चीज़ को नीड कर रहे हो, नहीं होता है, नीड एनी कोई भी नहीं होता है। हम ऑटोमेटिकली किसी भी कंडीशन मतलब विदाउट एनी कंडीशन के हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एक्वायर करते हैं, मतलब बिना किसी कंडीशन के हम उस चीज़ को एक्वायर करते हैं। और कंडीशन रिस्पॉन्स में क्या होता है कि स्टिमुलस के आगे हमारा बेस होता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे। चूँकि हम कोई भी होता है ना कि हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ना एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही उसका मतलब उस प्रॉब्लम को हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने पता है कि जब हम फर्स्ट अटैम्प्ट हमने किया था तो उसमें हमने ये गलती की, इस वजह से हमने नहीं किया, तो हम दूसरे तरीके से उस पज़ल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देन वो रिज़ल्ट निकल के आएगा। तो हम जो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे हम रिस्पॉन्स हमारा निकल के आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा थ्योरी जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग कॉन्सिक्वेंस बेस्ड लर्निंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, ये डिफाइन करता है ये कि लर्निंग इन विच बिहेवियर इज़ मेंटेन्ड और चेंज थ्रू इट पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसी। अब क्या है कि हम कोई भी चीज़ को लर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसको मेंटेन कर रहे हैं बिहेवियर को, तो ये नहीं है कि वो हमेशा चेंज हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंसेस में आ सकता है। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। पॉजिटिव में क्या होता है, रिपीटेशन हमारा बिहेवियर हो जाता है, और नेगेटिव में क्या है कि अवॉइड करने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को हम। तो इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं वो आता है हमारे चार पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड हमारी थ्योरी होती है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब समझ रहे होगे कि ऑब्जर्व करके हम चीज़ों को सीख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग द कॉग्निटिव प्रोसेस प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग बिहेवियर। अब ऑब्जर्वेशन लर्निंग का क्या है कि हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम कोई भी चीज़ को लर्न करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें सोशल लर्निंग थ्योरी की, तो लर्निंग क्या है कि हम देखो, जैसे अगर हम बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों को देखते हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। काफ़ी ऐसे होते हैं कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं और कुछ हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रोसेस हमारे इंक्लूड होते हैं वो अटेंशन, रिटेशन, अनप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ये हमारे प्रोसेस इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फिर हमारी थ्योरी आती है कॉग्निटिव लर्निंग। अब इसमें क्या है कि इन्होंने बोला है कि ह्यूमंस और एनिमल्स का जो ब्रेन का जो प्रोसेस होता है ना, वो होता है मतलब कोई भी आपका जो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो कोई मेंटल हाई लेवल का प्रोसेस नहीं होता है कि आप चीज़ों को ईज़िली लाइक पॉसिबल बना रहे हो उसको बहुत ज़्यादा हाई करके। लर्निंग बेस्ड होता है हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस पे। जो लर्निंग है ना वो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस के ऊपर बेसिस होता है और उसी को हम कॉग्निटिव लर्निंग बोलते हैं। कॉग्निटिव में क्या होता है ना कि हमारे काफ़ी ऐसे रीजनिंग, मैथमेटिकल, ये जो हमारे प्रोसेस होते हैं ना ये होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा लैटिन लर्निंग। अब इसमें क्या है कि लैटिन लर्निंग का है, इसमें ना हमारे जो एक टेस्ट किया गया था, एक मैजिक बनाया गया था जिसमें हमने चूहों को ना उसमें छोड़ दिया था और उसमें हमारे 3 ग्रुप आए थे, रिवर्ड ग्रुप, नॉन रिवर्ड ग्रुप और नो रिवर्ड और रिवर्ड ग्रुप। इसमें ये हुआ था, तो ये जो रिवॉर्ड इनको मिले गए थे उसमें क्या थे, फर्स्ट जो ग्रुप बनाया गया था उसमें उनको ना जो
उसमें ना उनके लिए जो खाने का रखा गया था वो उनको छोड़ दिया गया उसमें, बट उनको क्या हुआ ना कि उसमें एंड में उनको वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया और वो उस फूड को नहीं ले पाए। ठीक है। सेकंड ग्रुप में क्या हुआ कि उनको कुछ भी नहीं मिलता है, लास्ट में वो क्या होता है कि वो उसमें ना मतलब आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द मैच सक्सेसफुल, मतलब उनको कोई भी ऐसा फूड नहीं होता है जो उनको मिलता है, वो रह जाते हैं। फिर थर्ड ग्रुप में क्या होता है कि उन्हें कोई ग्रुप फूड नहीं मिलता है, बट जो लास्ट हमारा जो हमने उनके 10 सेक्शंस करवाए वहाँ तक तो उनको मिला नहीं, लेकिन जो लास्ट हमारे 11 सेक्शन हम उन्होंने करवाए तो उसमें उनको वो खाना मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं या फिर उस चीज़ को बार बार करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो चीज़ हमें लास्ट में जाके मिल ही जाती है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो बिहेवियर चेंज हुआ है ना वो लैटिन लर्निंग से इसलिए हुआ है कि हमने बार बार उस सिचुएशन को है ना दोबारा से क्रिएट नहीं किया, हमने हर बार एक नए तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है। फिर आता है इनसाइट लर्निंग में क्या है ना कि जो कॉग्निटिव प्रोसेस को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम है ना विजुलाइज करते हैं कि प्रॉब्लम को क्या है, तो उसको हम है ना अंदर ही अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो लर्निंग का जो प्रोसेस है ना वो इम्प्लिसिटी हो जाता है, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा जो बिहेवियर है ना वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए चेंज हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है स्ट्रेटजीज इन लर्निंग, इमेजनरी, रिहैलिसन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला आता है मेंटल इमेजनरी। अब इमेज का क्या है कि अगर हमारे माइंड में कोई भी इमेज बनी हुई है तो उससे क्या है कि हमारे कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करता है तो हम उसका बहुत जल्दी उसका आंसर दे देते हैं। तो ये है कि हमारे अंदर वो कैपेबल मतलब हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि हम क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको ना स्टोर कर पाते हैं, और जब हमें उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो उस पिक्चर को देख के हम उसको इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद हम उसका आंसर कर देते हैं। तो ये होता है हमारा मेंटल इमेजनरी। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, रीडिंग द इंफॉर्मेशन टू बी रिमेंबर्ड, मेंटली फॉर्मिंग अ पिक्चर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है। फिर सेकंड क्या है कि ये हमारा क्या होता है रिपीटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर एंड ओवर अगेन टू ऑर्डर टू लर्न इट। हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन का ताकि हम उसको अच्छे से याद कर सकें। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक मेंटेनेंस एंड एलोब्रेट। ठीक है। तो मेंटेनेंस में क्या है कि सिंपली ये है कि रिपीटेड आप करते रहो बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के ना किसी अंडरलाइन के। बस आपका क्या है कि उस मेमोरी मतलब उसको आप मतलब कोई भी आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जो आप याद कर रहे हो वो एक्चुअल में है क्या। क्योंकि अब जैसे बच्चों को पहले क्या कराते थे, मतलब अब तो काफ़ी सिस्टम चेंज हो गया, बट पहले क्या होता था कि बच्चों को उनको याद कराया जाता था बस, मतलब बोल बोल के याद करा दिया याद करा दिया याद करा दिया, बट उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जो वो याद कर रहे तो उसका मतलब क्या है। ठीक है। तो ये होता है, बस उनका क्या है कि उनकी मेमोरी में वो फिट होना चाहिए। एलोवेट करना मतलब जो भी आप मतलब जो भी आपका है वर्ड या फिर जो भी आप इंफॉर्मेशन याद कर रहे हो उसका मीनिंग निकाल रहे हो, उसको अंडरलाइन कर रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, उसको एलोब्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड देन उसके बाद आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो। ओके। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि कोई ये स्ट्रेटेजी होती है लर्निंग में कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी रिमेंबर इन सच एज वे डैट वुड फैसिलिटी लर्निंग प्रोसेस। अब जो भी आपने चीज़ याद की है उसको रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हो उस इंफॉर्मेशन, ताकि वो हमारी याद रहे, हमें भूले ना हम। जैसे कि हम कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते, क्योंकि हम उन्हें बार बार याद करते रहते हैं कि इस डेट में हमारे साथ ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। उसके बाद हमारा आता है लास्ट टॉपिक, लर्निंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। अब इसमें क्या है, देखो जैसे कि हमें पता है कि आज के टाइम पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पे हम कहीं पे भी हो, किसी भी कोने में हो, कहीं भी बैठे हो, कहीं से भी हमें ना चीज़ को टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। इसमें क्या है कि कंट्रोल ओवर टाइम, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट
restricted by the timing of schools or college, वन कैन लर्न एनी टाइम। अब इसमें क्या है कि हमारे टाइम के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हम कभी भी कहीं पे भी किसी भी टाइम, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्कूल में और कॉलेज में टीचर्स या प्रोफेसर से ही पढ़ सकते हैं। अब क्या है कि हम कहीं पे भी किसी से भी और किसी भी टाइम हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्लेस का भी कोई झंझट नहीं है कि आपको इस प्लेस पे आके या स्पेसिफिक स्कूल क्लास या कॉलेज में जाके आपको ट्यूशन पे वहाँ पे जाके ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंट्रोल आवर पाथ, अब इसमें भी क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज़ नॉट डिपेंड ऑन द pedagogy used by the teachers. Instead, one can learn from available software, mobile apps, available videos on the internet. ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पे हमें किसी टीचर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़े। हम ईज़िली हम कहीं पे भी हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स और वीडियो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट पे, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा कंट्रोल लास्ट होता है इस पर, कि इसमें क्या है कि हमारा जो पैसा वो हमारा लर्न करा सकता है। लर्न कैन बी एडजस्टेड बाय द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड। अब मतलब ये है कि हमें किसी और की वजह से अपनी एडजस्टमेंट को हम दिक्कत नहीं ला सकते, जैसे हमारा मन करे, जिसमें हम कंफर्टेबल हो वैसे ही हम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर एंड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी डाउट या फिर कोई क्वेरी रहते तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर क्वेरी ग्रुप में आप मैसेज करके बता सकते हैं। एंड आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमें क्वेरी ग्रुप में मैसेज कर देना, वहाँ से आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि हमने सारे चैप्टर्स के हमारे पास नोट्स हैं। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर क्वेरी ग्रुप में जाके आप मैसेज कर देना। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और क्वेरी ग्रुप का भी, ताकि आप वहाँ से ईज़िली लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड क्वेरी ग्रुप में जाके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।